6 सितंबर 1997 को 73 वर्षीय जॉन डिवाइन ने वॉशिंगटन के ओलंपिक नेशनल पार्क में एक वीकेंड कैंपिंग ट्रिप पर जाने का फैसला किया। जॉन के होमटाउन सिक्किम के पादरी ने उन्हें एक शांत स्वभाव के, नेकदिल और खुशमिजाज इंसान बताया जिन्हें पहाड़ों से गहरा लगाव था। उम्र काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद और एक आंख से अंधे होने के बावजूद भी जॉन एक बहुत अनुभवी आउटडोर्समैन थे और सच में उन्हें पहाड़ों से प्यार था। वो अपनी 73 की उम्र में भी बेहतरीन शारीरिक स्वास्थ्य में थे। वो रोज़ाना एक्सरसाइज करते और अच्छा खाना खाते ताकि उम्र बढ़ने के बावजूद उनका शरीर पूरी तरह फुर्तीला बना रहे। जॉन के एक हाइकिंग पार्टनर ग्रेग बाल्जर ने बताया कि जॉन को ज़्यादातर अकेले ही हाइक करना पसंद था, क्योंकि कम उम्र के लोग भी उनकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाते थे। ग्रेग ने कहा कि वो बहुत तेज़ चलते हैं, कभी कभी मैं भी उनके साथ नहीं चल पाता। जॉन के करीबी लोगों के मुताबिक उन्होंने ये जिक्र किया था कि माउंट बाल्डी की 7000 फीट ऊंची चोटी तक चढ़ना चाहते हैं, वो भी मेनार्ड बर्न ट्रेल से, जो कि एक काफ़ी कठिन और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। युवा हाइकर्स के लिए भी वो रास्ता एक चुनौती होता है, लेकिन जॉन ने उस पार्क में हाइकिंग करते हुए काफ़ी वक्त बिताया था। सबको लगता था कि वो माउंट बाल्डी की चोटी तक बिना किसी मुश्किल के पहुंच जाएंगे। जॉन को आखिरी बार 7 सितंबर की दोपहर को देखा गया था, जब वो पार्क के नॉर्थ साइड में ग्रे वुल्फ रिज के पास हाइक कर रहे थे। वो अपने एक दोस्त के साथ पार्क की बाउंड्री के ठीक बाहर ओलंपिक नेशनल फॉरेस्ट के बकहॉर्न विल्डरनेस एरिया में कैंप कर रहे थे। सुबह सुबह उन्होंने माउंट बाल्डी के लिए निकलते वक्त अपने दोस्त को भरोसा दिलाया था कि वो देर दोपहर तक लौट आएंगे, लेकिन जैसे ही 7 सितंबर की शाम ढली और जॉन वापस कैंप साइट पर नहीं लौटे, उनका दोस्त चिंतित होने लगा। जब जॉन अगली सुबह तक भी वापस नहीं आए तो उनके दोस्त ने तुरंत उनके परिवार से संपर्क किया। परिवार ने स्थानीय अधिकारियों को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। लगभग 1 दर्जन सर्च और रेस्क्यू कर्मचारी म्यूलर क्रीक के इलाके में खोजबीन करने लगे, क्योंकि यही वो जगह मानी जा रही थी जहां जॉन को आखिरी बार देखा गया था। लेकिन जैसे ही अंधेरा छाने लगा और जॉन का कोई भी सुराग नहीं मिला, पहले दिन की खोज रोक दी गई। 23 वर्षीय जैसन बेरी, जो 2 साल से पार्क सर्विस के वॉलंटियर थे, उन्होंने स्थानीय मीडिया को बताया कि वो इलाका बहुत खड़ी और ऊबड़ खाबड़ जमीन वाला था। झाड़ियां इतनी घनी थीं कि उनके बीच से निकलना भी मुश्किल था। क्लेलम काउंटी शेरिफ ऑफिस के सार्जेंट डॉन कैली, जिन्होंने नेशनल पार्क सर्विस के साथ मिलकर रेस्क्यू का कोऑर्डिनेशन किया था, उन्होंने कहा, अगर वो वहाँ कहीं आसपास चल रहे होते तो हम अब तक उन्हें ढूंढ चुके होते। अगर वो कहीं गिरकर चोटिल हुए होते तब भी शायद हमें मिल जाते। हालांकि उस स्थिति में उनके जीवित बचने की संभावना कम होती। जब पार्क रेंजर्स ने शुरुआती खोजबीन की और जॉन का कोई भी निशान नहीं मिला, तो और बड़े संसाधनों को भी तलाश के लिए जोड़ा गया, और उनमें से एक संसाधन था एक बेल 205A1 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, जिसे 35 वर्षीय केविन जॉनसन उड़ा रहे थे। उनके साथ 52 वर्षीय रीटा मैकमोहन थी, जो एक सर्च वॉलंटियर थी, और 31 वर्षीय टैरन हूवर, जो पार्क कर्मचारी थी और केविन को सर्च एरिया में नेविगेट करने में मदद कर रही थी। उनके साथ 3 और यात्री शामिल हुए। वो पहाड़ की ढलान से उड़ान भरकर लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर माउंट बाल्डी की तरफ गए। फिर उड़ान के लगभग बीच रास्ते में हेलीकॉप्टर के पायलट को लगा कि उसने किसी को देखा है जो पहाड़ के बर्फीले हिस्से से गुजर रहा था और लापता व्यक्ति के विवरण से मेल खाता था। जिन लोगों ने हेलीकॉप्टर से रेडियो संपर्क किया था, उन्होंने बताया कि जब पायलट और क्रू ने उस व्यक्ति को देखा तो उन्होंने उसका ध्यान खींचने की कोशिश की और हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे की तरफ ले जाने लगे, लेकिन अचानक पायलट ने किसी तरह से हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण खो दिया और वो पहाड़ की ढलान से टकरा गया। उस क्रैश में 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई और बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पास के पोर्ट एंजलिस स्थित ओलंपिक मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब वो होश में आए और क्रैश के बारे में पूछताछ की गई तो उनके बयानों ने रोंगटे खड़े कर दिए। एक ने दावा किया कि जैसे ही उन्होंने जमीन पर खड़े उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया, हेलीकॉप्टर पर अचानक किसी चीज ने जोर से वार किया, जिससे वो घूमता हुआ गिरा और क्रैश हो गया। दूसरे जीवित बचे व्यक्ति ने कहा कि वो बस एक तेज हवा का झोंका था
जिसने हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि वो दो लोग जो सच में जानते थे कि क्रैश किस वजह से हुआ, वो मारे जा चुके थे। हेलीकॉप्टर में पहले कोई तकनीकी खराबी की रिपोर्ट नहीं थी और क्रैश इतना रहस्यमय था कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के इन्वेस्टिगेटर, बेल हेलीकॉप्टर्स और इंजन बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि को भी जांच के लिए बुलाया गया। आज तक उस क्रैश का सही कारण कभी सामने नहीं आया और बस एक ही सुराग मिला था, वो भी कुछ अजीब दहशत भरी चीखें थीं जो क्रैश से ठीक पहले सुनी गई थीं। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि असली कारण क्या था। जॉन के परिवार के अनुरोध पर उनकी गुमशुदगी के सिर्फ एक हफ्ते बाद खोज अभियान रोक दिया गया। उनके परिवार और दोस्त हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौतों से अभी भी सदमे में थे। उन्होंने कहा कि जॉन को यह कभी मंजूर नहीं होता कि उनकी वजह से और लोगों की जान जाए, लेकिन उनके परिवार और दोस्तों की इच्छा के बावजूद ओलंपिक नेशनल पार्क के कर्मचारियों ने वादा किया कि वो रूटीन पेट्रोल्स के जरिए माउंट बाल्डी इलाके में जॉन को खोजने की कोशिश जारी रखेंगे। पार्क की प्रवक्ता बॉब मैन ने कहा, यह मामला तब तक बंद नहीं होगा जब तक मिस्टर डिवाइन मिल नहीं जाते। लेकिन खोज टीम की राय ये थी कि मौसम बिगड़ रहा था। 6 दिन बिना किसी सुराग के बीत चुके थे और जॉन के जिंदा बचने की संभावना बहुत ही कम थी। जॉन डिवाइन कभी नहीं मिले। कुछ साल पहले उन्हें कानूनी तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जॉन उस साल ओलंपिक नेशनल पार्क में खोने वाले अकेले अनुभवी हाइकर नहीं थे। जून के महीने में 21 वर्षीय पोर्ट एंजलिस निवासी क्रिस वॉल्सर अपनी पहली सोलो ओवरनाइट बैकपैकिंग ट्रिप पर लापता हो गए थे। इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था कि वो उनकी पहली सोलो ट्रिप थी और वो एक अनुभवहीन नौसिखिए थे। लेकिन सच ये था कि क्रिस उससे पहले कई बैकपैकिंग ट्रिप्स कर चुके थे और किसी भी तरह से अनुभवहीन नहीं थे। वो जून की शुरुआत में पार्क में गए थे और 6 जून की शाम तक लौटने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें वापस आने में लगभग 2 हफ्ते लग गए। जॉन डिवाइन की तरह उनकी खोज के लिए भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि वो कहाँ थे। जब 2 हफ्ते बाद वो आखिरकार लौटे तो सर्च और रेस्क्यू टीम्स उनकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। लेकिन जब क्रिस से पूछा गया कि वो कैसे खो गए तो उनके पास अपने पार्क के दिनों की बहुत धुंधली यादें थीं। उन्होंने बताया कि वो कई दिनों तक असमंजस में थे। उन्हें बस अपने पहले और कुछ आखिरी घंटे याद थे और किसी तरह उन्होंने लगभग 2 हफ्ते बहुत कम खाने और पानी में गुजार दिए। जो भी उनके साथ हुआ, संभव है वही जॉन डिवाइन की गुमशुदगी के पीछे भी हो, क्योंकि कोई ठोस वजह नहीं दिखती कि इतना अनुभवी और मजबूत इंसान अचानक यूं ही गायब हो जाए। जॉन की गुमशुदगी के बाद उनके परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों पर सदमे और गम की लहर छा गई। एक व्यक्ति जो उन्हें जानता था, उसने कहा कि ऐसा लगता है जैसे पड़ोस से रोशनी चली गई हो। लेकिन जैसे जैसे गम थोड़ा कम हुआ, सवाल और गहरे हो गए। आखिर उस दिन जॉन डिवाइन के साथ क्या हुआ था? क्या किसी ने या किसी चीज़ ने उन्हें पकड़ लिया था? और क्या यही वजह है कि हमारे नेशनल पार्क्स में इतने लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं? जुलाई 1971 में 8 साल का डगलस लैग अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क के एडिरोंडेक पर्वतों की सैर पर गया था। लैग परिवार ने सांटनी एस्टेट में छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया था। वो एक बहुत बड़ा समर रिजॉर्ट था जहां अमीर और प्रभावशाली लोग आते जाते थे। 12,500 एकड़ में फैले एस्टेट में करीब 40 बड़े गेस्ट कैबिन थे। साथ ही एक 24 कमरों वाला मुख्य लॉज था जिसमें 5 स्टार ड्रिंकिंग और डाइनिंग सुविधाएं मौजूद थीं। मॉडर्न फैसिलिटीज़ और हरे भरे जंगल का ये मेल सांटनी को बहुत लोकप्रिय बनाता था और गर्मियों में वहाँ बुकिंग मिलना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन इस बार लैग परिवार का ट्रिप कुछ खास था, क्योंकि सांटनी रिजॉर्ट जल्द ही बिकने वाला था और फिर आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाने वाला था। यानी वो परिवार उन आखिरी लोगों में से एक था जो उस जगह का आखिरी बार आनंद ले पाएंगे। वो छुट्टियां उनके लिए एक यादगार पल होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ जो लैग परिवार सालों तक याद रखता। लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो ट्रिप डगलस के माता पिता के लिए उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गई। 10 जुलाई की दोपहर
डगलस अपने अंकल के साथ जंगल में हल्की फुल्की सैर के लिए निकला। उस दिन जुलाई के हिसाब से बहुत गर्मी थी और ठंडक पाने के लिए डगलस ने शॉर्ट्स पहने थे। जैसे ही वो और उसके अंकल जंगल के अंदर कुछ कदम बढ़े, उन्होंने कई जगह जहरीली बेल यानी पॉइजन आइवी को उगते देखा। करीब 3:30 बजे डगलस के अंकल ने उससे कहा कि वो वापस कैबिन तक भाग कर जाए और लंबी पैंट पहन कर आए। मोटा फैब्रिक उसके पैरों को पॉइजन आइवी से होने वाली जलन से बचा लेगा। कैबिन वहां से बस कुछ 100 मीटर ही दूर था, यानी पैदल का कुछ ही मिनट का रास्ता था। अंकल ने देखा कि डगलस ट्रेल से वापस लौट रहा है और उन्हें उम्मीद थी कि वो चंद मिनटों में वापस आ जाएगा, लेकिन छोटा डगलस फिर कभी दिखाई नहीं दिया और हर गुजरते मिनट के साथ उसके अंकल की चिंता बढ़ने लगी। डगलस के अंकल इतने बेचैन हो गए कि उन्होंने भी वही रास्ता दोबारा तय किया। सीधे उस गेस्ट कैबिन तक पहुंचे जहां वो ठहरे हुए थे। वहीं उनकी मुलाकात डगलस के बड़े भाई से हुई। भाई ने बताया कि डगलस कैबिन में शॉर्ट्स नहीं बदल रहा जैसा कि उसे करना चाहिए था, बल्कि वो एस्टेट के मेन लॉज के पास घूम रहा है। ये बात सुनकर अंकल रिजॉर्ट के मेन लॉज की तरफ चल दिए, लेकिन डगलस वहां भी कहीं नहीं मिला। उन्होंने डगलस के एक कज़न से पूछा कि क्या उसने छोटे लड़के को आसपास देखा है। कज़न ने बताया कि उसने उसे मेन लॉज के पास नहीं, बल्कि एक खड़ी रिज के करीब देखा था, जो वहां से बस 1-2 मिनट की दूरी पर थी। डगलस के अंकल फिर से उसे ढूंढने निकल पड़े, लेकिन रिज लाइन पर कई बार आगे पीछे घूमने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिला। उस समय तक अंकल परेशान हो चुके थे और उन्होंने डगलस के माता पिता को बताया कि लड़का कहीं नहीं मिल रहा। माता पिता भागकर एस्टेट के जनरल मैनेजर तक पहुंचे। उन्होंने कई स्टाफ को आदेश दिया कि वो लेग परिवार की मदद करे और छोटे डगलस को ढूंढे, लेकिन रात होने तक पूरे एस्टेट का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी और उसका नाम पुकारते रहने के बावजूद किसी ने भी डगलस को न देखा और न ही उसका कोई सुराग मिला। तभी पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद जो हुआ वो न्यूयॉर्क के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक था। आने वाले हफ्ते में सर्च टीम में पार्क रेंजर्स, ट्रैकर डॉग्स, एक माउंटेन रेस्क्यू टीम, इंफ्रारेड कैमरों से लैस हेलीकॉप्टर्स और देश भर से आए करीब 1000 वॉलंटियर रेस्क्यू कर्मचारी शामिल हुए। वहां एक तरह से सेना जैसी टीम बन गई थी, लेकिन उन्हें कठिन इलाकों, खराब मौसम और कमज़ोर कोऑर्डिनेशन का सामना करना पड़ा। एक बार सर्च के दौरान एक ब्लड हाउंड कुत्ते ने लड़के की गंध पकड़ ली और वो अपने हैंडलर्स को करीब 30 मील तक घने पहाड़ी जंगल में ले गया। उसकी गंध एक छोटे तालाब पर आकर गायब हो गई। उस पूरे इलाके में खोज की गई कि कहीं डगलस के कोई निशान मिल जाएं। खुशकिस्मती से वहां कोई मानव अवशेष नहीं मिले, लेकिन ये सर्च और रेस्क्यू टीम के लिए ज़्यादा राहत की बात नहीं थी, क्योंकि अब एक डरावना शक उभरने लगा था। ये बिल्कुल असंभव था कि डगलस जितना छोटा बच्चा इतनी लंबी और मुश्किल दूरी खुद तय कर पाए। यानी अब तर्क ये कह रहा था कि उसे कोई ले गया था या घसीट कर वहां तक लाया गया था। अगर ऐसा था तो डगलस यूं ही नहीं भटका था, वो अपहरण का शिकार हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि गंध तालाब पर आकर गायब हो गई। ट्रैकिंग एक्सपर्ट्स का मानना था कि अपहरणकर्ता ने डगलस को वहां अच्छी तरह से धोया होगा ताकि उसकी गंध मिट जाए, और उसकी गंध न मिलने से कुत्तों के लिए आगे ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता। अगर किडनैपर को ये जानकारी थी और उसने ये सब जानबूझकर किया, तो इसका मतलब ये था कि अधिकारियों का सामना किसी सनकी पागल से नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग वाले, सोच समझकर शिकार करने वाले शिकारी से था, जिसके पास ये हुनर था कि वो अपने शिकार को पूरी तरह गायब कर दे। वो खोज कुल मिलाकर 6 लंबे हफ्तों तक चलती रही। वॉलंटियर्स और प्रोफेशनल्स ने मिलकर एडिरोंडेक पहाड़ों के बड़े हिस्से को खंगाला, लेकिन 8 साल के डगलस का कोई भी सुराग नहीं मिला। ये सर्च जितनी थकाऊ थी, उतनी ही उलझन भरी भी थी। कई प्रोफेशनल सर्च और रेस्क्यू टीम के लोग अपने हाथ खाली रह जाने पर नाराज़गी जताने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे डगलस और उसका किडनैपर उस छोटे जंगल के तालाब तक पहुंचने के बाद ज़मीन से गायब ही हो गए हों। चश्मदीद गवाहों की कमी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक और सिरदर्द थी। डगलस के भाई और कज़न के अलावा किसी को याद ही नहीं था
कि उसने किसी छोटे बच्चे को आसपास घूमते देखा हो। किसी ने ये तक नहीं देखा कि कोई बच्चे को खींचकर जंगल में ले जा रहा हो। लैग परिवार के लिए वो दौर दर्द और मानसिक यातना से भरा हुआ था। उसके माता पिता बाद में कहते थे कि कभी कभी उन्हें लगता है कि वो डगलस को खोजने के बहुत करीब हैं, लेकिन हर बार वो उम्मीद उनसे छिन जाती है। टूटी उम्मीदों का चक्र सालों तक चलता रहा। लैग परिवार ने कई बार पब्लिक से जानकारी देने की अपील भी की, लेकिन पहला बड़ा सुराग मिलने में 20 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। 1993 में एक औरत न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस के पास आई। उसने बताया कि उसके किसी रिश्तेदार ने छोटे डगलस की हत्या कर दी थी और उसका शव लुइस काउंटी की एक झील में फेंक दिया था। उस औरत से लंबे समय तक पूछताछ की गई और जब उसे सांटननी एस्टेट के आसपास का नक्शा दिखाया गया तो उसने उस झील की सही जगह भी दिखा दी जहां उसने कहा कि डगलस को फेंका गया था। उस झील की फिर गहराई से तलाशी ली गई। स्पेशली ट्रेन डाइवर्स को भेजा गया, लेकिन वहां भी इंसानी अवशेष का एक भी निशान नहीं मिला। बाद में पता चला कि वो औरत एक मानसिक रोगी थी और उसे फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम जैसी समस्या थी। लैग परिवार ने उसकी बातों पर पहले बहुत भरोसा किया, लेकिन फिर मजबूरी में उन्हें सब कुछ अनदेखा करना पड़ा। उसी साल मोंटाना से एक आदमी सामने आया और उसने कहीं ज़्यादा भरोसेमंद जानकारी दी। उसका कहना था कि 1973 में वो सांटनी एस्टेट के पास गैर कानूनी तरीके से शिकार कर रहा था और तभी उसे वहां कुछ अस्थियां दिखीं जो शायद किसी बच्चे की हो सकती थी। उसे डगलस के गायब होने की कहानी पता नहीं थी, लेकिन उसने उस वक्त ये सब इसलिए रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि उसे अपनी गिरफ्तारी का डर था। सालों बाद जब उसे डगलस के गायब होने के बारे में पता चला तो शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया। वो मदद करना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जिंदगी का रिस्क ही क्यों न लेना पड़े। पुलिस ने उसके दावों की फौरन जांच की। उन्होंने उसी जगह की तलाशी ली जहां उस शिकारी ने बताया था, लेकिन फिर भी डगलस के कोई निशान नहीं मिले। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि वो शिकारी झूठ बोल रहा था। 20 साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद संभव था कि कोई भी अवशेष जंगली जानवरों ने खा लिए हों या दूर ले गए हों या फिर इतनी गहराई में दब गए हों कि उनको ढूंढना अब मुमकिन ही ना हो। सबसे हालिया सुराग 2020 में मिला, जब न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस की अंडर वाटर रिकवरी टीम सांटननी एस्टेट के पास एक झील में ट्रेनिंग कर रही थी। एक डाइवर झील के तले को जांच रहा था। वो वही तकनीकें अभ्यास कर रहा था जो वो असली मामलों में मानव अवशेष खोजने के लिए इस्तेमाल करता। अचानक उसकी उंगलियों के नीचे कुछ छोटा, सख्त और ठोस महसूस हुआ। उसने उसे उठाया, थोड़ी मिट्टी साफ की और पाया कि वो किसी हड्डी का टुकड़ा था। इससे एक बार फिर लैग परिवार की उम्मीदें जाग उठी। उन्हें बताया गया कि यह हड्डी का टुकड़ा, जो बाद में खोपड़ी का हिस्सा निकला, शायद डगलस का हो सकता है। लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद यह निर्धारित हुआ कि वो इंसान की नहीं, किसी जानवर की खोपड़ी का टुकड़ा था। इस खोज के बाद कोई और पुख्ता सुराग नहीं मिला। 8 साल के डगलस का गायब होना आज भी एक खुला केस है और जिस किसी ने भी उसे गायब किया वो आज भी बाहर खुला घूम रहा है। ये कहानी 24 जुलाई 2019 की है। 32 साल के जॉर्डन मरे अपने छोटे से होम टाउन कम्बक वेल्स के एक कन्वीनियंस स्टोर में दाखिल हुए। जॉर्डन एक शांत स्वभाव के इंसान थे जिन्हें प्रकृति और खुले आसमान के नीचे घूमना फिरना बहुत पसंद था। वो अक्सर पास के ब्रेकन बीकन्स नेशनल पार्क में हाइकिंग और रनिंग के लिए जाया करते थे। कुल मिलाकर कम्बक एक सुरक्षित, शांत और अच्छा इलाका माना जाता है। लेकिन उसी गर्मी के मौसम में इस गांव की शांति टूट गई। एक छोटा सा पुलिस जांच का मामला राष्ट्रीय मीडिया की खबर बन गया, क्योंकि ठीक 11:26 पर जॉर्डन उस स्टोर से बाहर निकले और फिर बस ऐसे ही गायब हो गए। जॉर्डन अक्सर कैंपिंग ट्रिप्स पर जाते रहते थे, कई बार एक हफ्ते के लिए। इसलिए उनकी गैरहाजिरी से उनके माता पिता शुरुआत में परेशान नहीं हुए, लेकिन 8 दिन बाद जाकर उन्हें शक हुआ, क्योंकि तब तक जॉर्डन के कई मैसेजेस का जवाब नहीं आया था। ये बात अजीब थी, क्योंकि जॉर्डन आमतौर पर ट्रिप्स के दौरान फ़ोन की बैटरी बचाते थे और हमेशा एक छोटा पोर्टेबल चार्जर साथ रखते थे।
ताकि किसी हादसे की स्थिति में वो इमरजेंसी सर्विस से संपर्क कर सके। 8 दिन तक कॉल्स का जवाब न मिलने पर उनके माता पिता ने खुद उनके अपार्टमेंट में जाकर हालचाल लेने का फैसला किया। वो बिल्डिंग में गए, कमरा खोला और फिर कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी चिंता बढ़ गई। उनके बेटे के अपार्टमेंट का फ्रंट डोर पूरा खुला हुआ था। अंदर गए तो देखा जॉर्डन का प्ले स्टेशन चालू था और मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था, मानो वो कुछ मिनट के लिए ही बाहर गया हो, लेकिन फिर अचानक उसने कभी न लौटकर आने का फैसला कर लिया हो। इसके बाद 2 साउथ वेल्स पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंचे। जॉर्डन के माता पिता ने उनके साथ मिलकर उस कमरे की चीज़ें चेक की ताकि पता चल सके कि कुछ गायब तो नहीं है। और तब पता चला कि एक काला रक्सैक, एक कैंपिंग बर्नर, एक हेडलैम्प और एक जोड़ी काले ट्रेनर्स गायब थे। इससे कहानी का एंगल थोड़ा बदला। जॉर्डन अचानक घर से चला गया था, लेकिन वो अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान ले गया था। वो रात में देखने के लिए हेडलैम्प भी ले गया था। पुलिस ने तय किया कि वहाँ किसी तरह की ज़बरदस्ती या झगड़े के निशान नहीं हैं। डीएनए एनालिसिस में भी सिर्फ जॉर्डन का ही डीएनए मिला। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने इतनी जल्दी में अपना घर छोड़ा और अपना फ़ोन तक चार्जिंग पर लगा छोड़ दिया? पुलिस अधिकारियों ने उनके पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था कि वो अचानक क्यों गायब हो गए। कोई ठोस जानकारी ना होने पर पुलिस ने यह मान लिया कि शायद जॉर्डन अचानक किसी कैंपिंग ट्रिप पर निकल गया है और वहां उसके साथ कोई हादसा हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्च एंड रेस्क्यू टीमें बुलाई गईं। खासतौर पर ब्रेकन बीकन्स के आसपास के इलाकों पर ध्यान दिया गया, क्योंकि जॉर्डन अक्सर वहीं जाता था। सर्च के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन लगाए गए। थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स, ट्रैकर डॉग्स, नाइट विजन इक्विपमेंट्स, सब कुछ। लेकिन तेज़ हवाओं और बारिश ने सर्च टीम्स के लिए काम बहुत मुश्किल बना दिया। कीचड़ भरी ढलानों पर चलना खतरनाक हो गया और ऑपरेशन रोकना पड़ा। हालांकि लीड सर्च ऑफिसर का मानना था कि जॉर्डन उस इलाके में कहीं खुले में नहीं रह रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अपना फ़ोन, वॉलेट और ज़्यादा कैंपिंग इक्विपमेंट साथ में ले जाता। जैसे ही मौसम ठीक हुआ, सर्च दोबारा शुरू की गई, लेकिन आसपास के पूरे इलाके की गहन तलाशी के बाद भी जॉर्डन का कोई सुराग नहीं मिला। पूरा 1 साल गुजर गया। जॉर्डन अभी भी लापता ही था। लेकिन जनवरी 2021 में एक नई जानकारी सामने आई। कम्बक से लगभग 120 मील दूर वेस्ट मिडलैंड्स के एक शहर स्ट्रैटफोर्ड में किसी ने दावा किया कि सितंबर 2020 में उन्होंने एक ऐसे आदमी से बात की थी जो वहीं सड़क पर रह रहा था। बातचीत के दौरान उस आदमी ने कहा कि वो ऑफ द ग्रिड रह रहा है, वो बेघर है और वो पहले वेल्स में रहता था। कई महीनों बाद जब उसने ऑनलाइन जॉर्डन की गुमशुदगी की खबर देखी, तब उसे एहसास हुआ कि शायद वही व्यक्ति जॉर्डन था। तब से जॉर्डन के परिवार वाले वहां बार बार गए, लेकिन अब तक उन्हें कुछ नहीं मिला। जॉर्डन के साथ उस दिन क्या हुआ, इस पर 2 फेमस थ्योरीज हैं। पहली और शायद सबसे तर्कसंगत कि जॉर्डन हाइक पर गया था और उसके साथ वहां कोई हादसा हो गया। यह थ्योरी इसलिए भी सही लगती है क्योंकि जॉर्डन ने गुमशुदगी के बाद न तो किसी से संपर्क किया और न ही अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया। लेकिन जॉर्डन के फ्लैट का सीन वो तो और भी अजीब था। अगर वो ट्रिप पर गया था तो उसने अपना फ़ोन क्यों छोड़ दिया, प्ले स्टेशन चालू क्यों छोड़ा और दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ा? इससे दूसरा सवाल उठता है, क्या जॉर्डन जानबूझकर गायब हुआ था? क्या उसने कहीं और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लिया था? स्ट्रैटफोर्ड में मिले उस आदमी की रिपोर्ट इस थ्योरी को थोड़ा सपोर्ट करती है। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर उसने वॉलेट और पैसे क्यों छोड़ दिए? वो तो नई जिंदगी शुरू करने में काम आते। और क्या वो अपने परिवार से इस तरह बेखबर रह सकता था? इससे तीसरी और डरावनी संभावना उठती है, या तो जॉर्डन की हत्या कर दी गई या फिर उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन इन दोनों चीज़ों के कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस को फ्लैट में ना तो घुसपैठ के निशान मिले, ना किसी हिंसक घटना का सबूत मिला और ना ही कुछ ऐसा मिला जो दिखाए कि जॉर्डन डिप्रेशन में था या खुद को नुकसान पहुंचाने का सोच रहा था। ज़्यादा संभावना इसी की लगती है कि जॉर्डन के साथ कैंपिंग के दौरान कोई हादसा हुआ होगा। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर सर्च एंड रेस्क्यू टीम उसकी बॉडी क्यों नहीं ढूंढ पाई?
ब्रेकन बीकन्स इलाका बड़ा है, लेकिन अमेरिका के नेशनल पार्क्स जितना नहीं। वहाँ घना जंगल भी नहीं है जो उसके निशान या कैंपसाइट को छिपा दे। मतलब उसे ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। और अगर जॉर्डन सच में गायब हुआ था तो उसकी सही वजह क्या थी? शायद जैसे और भी कई केसों में हुआ है जहां लोग नेशनल पार्क्स में लापता हो जाते हैं, विज्ञान अभी तक उस राज को समझ नहीं पाया है। और जॉर्डन की गुमशुदगी की सच्चाई शायद हमारी हकीकत के लिए काफ़ी डरावने मायने रखती है। अगर आपने ये तीनों कहानियाँ सुनी हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि तीनों कहानियों के कैरेक्टर्स किस वजह से गायब हुए थे। जो सबसे बेस्ट और सटीक कारण होगा मैं उस कमेंट को पिन करूँगा।